हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम यू ऑल। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है दैट इज द बिजनेस स्टैटिस्टिक्स और वी कुड से द रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट, मेयर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। और एग्जाम के अंदर ये हमेशा थ्योरी के अंदर ये क्वेश्चन आता ही आता है, एक्सप्लेन द वेरियस मेयर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और वी कुड से सेंट्रल वैल्यू। तो बच्चों को ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना नहीं आता, उनको पता ही नहीं चलता कि इस क्वेश्चन के अंदर लिखना क्या है। तो इसी वजह से मैं इसके ऊपर वीडियो बना रही हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसके अंदर आपके अच्छे मार्क्स आ सकते हैं अगर आप इसको सही तरीके से लिखते हो। तो अगर आपको मेरा ये एफर्ट सही लगता है तो डू लाइक माय वीडियो, इसको शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दिस इज माय ऐप एडुसम ऐप, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। ये जो ऐप है कॉमर्स, इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट स्टूडेंट्स को काफी सारा फ्री स्टडी मटेरियल और काफी सारे फ्री मॉक टेस्ट प्रोवाइड करती है। उसी तरह काफी सारे स्ट्रक्चर कोर्सेज भी अवेलेबल है, तो बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का भी स्ट्रक्चर कोर्स यहाँ पे अवेलेबल है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। और देखो, हम आम भाषा में ये बात करते हैं, हमेशा एवरेजेस की बात करते हैं कि इस क्लास के एवरेज मार्क्स इतने हैं, तो एवरेज हाइट इतनी है। तो यहाँ पे जो सेंट्रल टेंडेंसी मेयर है वो एक सिंगल वैल्यू को बताती है जो कि पूरे सेट को रिप्रेजेंट करती है। जैसे हम कहते हैं कि इस क्लास की एवरेज हाइट इतनी है, तो वो उस क्लास को रिप्रेजेंट करती है जो एवरेज हाइट है, जो एक सिंगल वैल्यू है। तो ये एक वो वैल्यू होती है जिसके इर्द गिर्द जो होती है वैल्यूज इकट्ठी होती हैं, क्योंकि ये एवरेज वैल्यू होती है जिसके इर्द गिर्द बाकी आइटम्स जो है होती हैं। और यहाँ पे जो ऑब्जर्वेशन है वो एक सेंट्रल पॉइंट के इर्द गिर्द घूमती है, जिसको हम सेंट्रल टेंडेंसी कहते हैं, जिसको हम एवरेज वैल्यू कहते हैं। सेंट्रल टेंडेंसी और सेंट्रल वैल्यू या जिसको हम एवरेज कहते हैं, ये जो है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द वेरिएबल या वो वैल्यू है जिसके इर्द गिर्द जो है हमारा डाटा जो है कंसंट्रेट करता है। तो ये डाटा को समराइज करती है। जैसे हम कहते हैं कि हमारे देश की पर कैपिटा इनकम कितनी है। अब देखो हमारी पॉपुलेशन कितनी है, तो यहाँ पे हम एवरेज वैल्यू जो है, एवरेज पर कैपिटा इनकम जो है कैलकुलेट करते हैं, जिसको हम दूसरे देशों के साथ कंपेयर करते हैं। तो इट्स ए जिस्ट ऑफ डाटा बिकॉज इट समराइजेस द डाटा। तो जब हम कहते हैं कि हमारे देश की पर कैपिटा, तो वो हमारे देश की जो लोगों की इनकम है उसको रिप्रेजेंट करती है। The value of an average has a tendency towards centralization, which means it lies in the middle of data. देखो, जो एवरेज वैल्यू होती है वो मिडल के अंदर होती है, मिडल वैल्यूज होती हैं जिसके इर्द गिर्द जो होती हैं बाकी वैल्यूज होती है। कुछ वैल्यू ज्यादा होती है, कुछ वैल्यू कम होती हैं। एवरेज वैल्यू जो है एक सिंगल वैल्यू है जो उसी रेंज ऑफ डाटा से जो है मतलब हम कैलकुलेट करते हैं, और जिस जो सारी सीरीज की जो वैल्यूज है उसको रिप्रेजेंट करती है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि सिंस एन एवरेज इज समवेयर विद इन द रेंज ऑफ द डाटा, तो जिसको हम सेंट्रल मेयर ऑफ सेंट्रल वैल्यू कहते हैं। इसको हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, एवरेज एक वैल्यू है जो पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करती है। जब हम कहते हैं कि बीबीए सेकेंड ईयर की जो एवरेज हाइट है इतनी है, तो वो बीबीए सेकेंड ईयर की जो क्लास है उसको रिप्रेजेंट करती है। Simpson and Kafka, a measure of central tendency is a typical value around which other figure congregates. देखो, जो सेंट्रल वैल्यू है उसके इर्द गिर्द जो है बाकी वैल्यूज जो होती हैं वो होती हैं, कंसंट्रेट होती हैं। तो सेंट्रल मेजर ऑफ टेंडेंसी जो है सिंगल वैल्यू होती है जो एवरेज होती है, जो उस डाटा को समराइज करती है, जो उस डाटा को रिप्रेजेंट करती है। तो यहाँ पे इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, फंक्शन क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है। तो यहाँ पे हम देखो, जो डाटा होता है वो बहुत ज्यादा होता है, तो हमें एक सिंगल वैल्यू चाहिए होती है जो उसको रिप्रेजेंट कर सके। तो गेट ए सिंगल वैल्यू एज एन इंडिकेटर ऑफ द होल ऑफ द डाटा। तो जो बहुत सारा डाटा होता है, जब हम एवरेज निकालते हैं तो हमारे पास सिंगल वैल्यू आ जाती है, और जिसके बेसिस पे हम उस सीरीज के बारे में के बारे में कंक्लूजन निकाल सकते हैं। और ये जो हमारे पास सिंगल वैल्यू आती है इससे कंपैरिजन इजी हो जाता है। जैसे हमारे देश की पर कैपिटा इनकम इतनी है, यूएसए की इतनी है, जापान की इतनी है, पाकिस्तान की इतनी है, तो कंपैरिजन करना जो है इजी हो जाता है। और उसी तरह जो हमारी सेंट्रल मेयर ऑफ टेंडेंसी होती है, जिसके बेसिस पे अदर सेंट्रल मेयर जो होती हैं, स्टैटिस्टिकल मेयर जो होती हैं बेस्ड होती हैं, जैसे डिस्पर्शन है, स्क्यूनेस है, रिग्रेशन है, कोरिलेशन है। और उसी तरह देखो, जब हम
एक होता है पॉपुलेशन को हम स्टडी करते हैं, तो पूरी पॉपुलेशन को स्टडी करना जो होता है डिफिकल्ट होता है, तो हम उसका कुछ फ्रैक्शन जो उसको रिप्रेजेंट करता है सैंपल लेते हैं। तो उसी तरह मीन ऑफ द सैंपल है जो वो यूनिवर्स की ट्रू पिक्चर हमें बताता है। और उसी तरह जो एवरेज वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं उससे हमें डिसीजन लेने में भी हेल्प मिलती है। हेल्पफुल इन पॉलिसी फॉर्मुलेशन, तो गवर्नमेंट जो है वेरियस पॉलिसी बनाती है, जैसे हम देखते हैं कि हमारी पर कैपिटा इनकम कितनी है, अगर पर कैपिटा इनकम एज कंपेयर टू डिक्रीज हो रही है तो हमें किस तरह की पॉलिसीज बनानी चाहिए ताकि हम लोगों की जो इनकम है उसको इनहांस कर सके। एक ये रिजिडली डिफाइंड होनी चाहिए। देखो जो सेंट्रल मेजर ऑफ टेंडेंसी है ये सिंगल वैल्यू होती है जिसकी एक ही इंटरप्रिटेशन होनी चाहिए, अलग अलग इंटरप्रिटेशन नहीं होनी चाहिए। तो इट शुड बी रिजिडली डिफाइंड और ये सारी आइटम्स के ऊपर बेस्ड होनी चाहिए और इजी टू कैलकुलेट होनी चाहिए और ये वेरिएशन के द्वारा इफेक्टेड नहीं होनी चाहिए। और इसको जो है अलजेब्रिक जैसे मैथमेटिकल ट्रीटमेंट होती है, प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवीजन, तो वो फर्दर अलजेब्रिक ट्रीटमेंट के लिए भी कैपेबल होनी चाहिए। और ये it should not be affected by the एक्सट्रीम आइटम्स कि जैसे हमारी जो डाटा है उसके अंदर बहुत ज्यादा एक्सट्रीम वैल्यू है तो उसके द्वारा ये प्रभावित नहीं होनी चाहिए और ये सारी ऑब्जर्वेशन के ऊपर जो है बेस्ड होनी चाहिए। तो जो टाइप्स ऑफ सेंट्रल मेजर ऑफ टेंडेंसी है, मैथमेटिकल एवरेजेस है, पोजिशनल एवरेजेस है। मैथमेटिकल के अंदर आ जाता है अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन। पोजिशनल एवरेज के अंदर आ जाता है मीडियन, क्वार्टाइल, डिसाइल, परसेंटाइल और मोड, तो जिसको हम वन बाय वन करके जो है स्टडी करेंगे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो सेंट्रल वैल्यू है मैथमेटिकल एवरेज है, पोजिशनल एवरेज है, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन। पोजिशनल एवरेज के अंदर मीडियन, मोड आ जाता है। कमर्शियल एवरेज भी है, मूविंग एवरेज, प्रोग्रेसिव एवरेज, कंपोजिट एवरेजेस, पर यहाँ पे हम मैथमेटिकल एवरेज और पोजिशनल एवरेज के ऊपर ही फोकस रखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं अर्थमेटिक मीन। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये वो एवरेज है जो एक सेंट्रल टेंडेंसी के गुड मेयर के अंदर एसेंशियल्स होने चाहिए। ये ऑलमोस्ट सारे वो एसेंशियल रिक्विजिट इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। रिजिडली डिफाइंड होता है, बेस्ड ऑन ऑल आइटम्स होता है, जो कि मैं आगे जाके आपको बताती हूँ। मीन को जब भी हम कहते हैं, जब भी हम मीन की बात करते हैं तो इसका अर्थ होता है अर्थमेटिक मीन। इसको हम कॉमन एवरेज भी कहते हैं। और यहाँ पे क्या होता है कि जब हम मीन निकालते हैं तो मीन जो कैलकुलेट किया जाता है उसके अंदर ईच एंड एवरी आइटम इज टेकन इनटू अकाउंट और यहाँ पे हम सारी वैल्यूज को जो है ऐड करते हैं और उसको नंबर ऑफ आइटम से डिवाइड कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाता है अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन जो है ये दो तरह का होता है, एक सिंपल अर्थमेटिक मीन होता है, एक वेटेड अर्थमेटिक मीन होता है। सिंपल अर्थमेटिक मीन होता है जिसके अंदर जो सीरीज के अंदर हमें आइटम्स दी होती हैं उसको हम इक्वल इंपॉर्टेंस देते हैं। वेटेड अर्थमेटिक के अंदर क्या होता है, जैसे सीरीज के अंदर डिफरेंट आइटम्स होती हैं तो उनको डिफरेंट वेट जो है उनकी रिलेटिव इंपॉर्टेंस के बेसिस पे दिए जाते हैं। अब हम सिंपल अर्थमेटिक के अंदर करते हैं कि यहाँ पे अगर इंडिविजुअल सीरीज है तो यहाँ पे जो वेरिएबल होता है वो एक ही बार अकर करता है। तो यहाँ पे हम जितनी भी आइटम्स होती हैं, जैसे मान लो एक सीरीज के अंदर 5 आइटम्स है तो सबको हम टोटल कर लेंगे x1 प्लस x2 प्लस x3 x4 x5 डिवाइडेड बाय n। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं समेशन x अपॉन r। तो यहां से हमारा इंडिविजुअल सीरीज के अंदर जो है मीन कैलकुलेट हो जाता है। शॉर्टकट मेथड के अंदर अगर हमें वैल्यूज ज्यादा दी होती है तो वहां पे हम अज्यूम मीन जो है ले लेते हैं, फिर उससे हम डेविएशन निकालते हैं। तो यहाँ पे जो मीन है इसको इस तरह से बार ये मीन है विच इज इक्वल टू a दैट इज द अज्यूम मीन प्लस समेशन d, जो हम अज्यूम मीन से जो है डेविएशन लेते हैं समेशन d डिवाइडेड बाय n नंबर ऑफ द आइटम्स। स्टेप डेविएशन होती है कि अगर उनमें से कोई कॉमन वैल्यू होती है तो वो हम उससे डिवाइड कर देते हैं। तो उसका फार्मूला होता है a जो है दैट इज द अज्यूम मीन प्लस समेशन d डैश डिवाइडेड बाय n और जो कॉमन एलिमेंट निकाला है उसके साथ हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। डिस्क्रीट सीरीज के अंदर क्या होता है, वेरिएबल होता है, फ्रीक्वेंसी होता है। तो वहां पे हमें बताई होती है कि ये वेरिएबल कितनी बार अकर किया है। तो यहाँ पे हम मीन को किस तरह से निकालते हैं, f को हम x के साथ मल्टीप्लाई करके उसका टोटल निकाल लेते हैं समेशन fx डिवाइडेड बाय समेशन f। शॉर्टकट के अंदर क्या होता है कि जैसे हम शॉर्टकट मेथड लगाते हैं मीन,
फिर उससे हम डेविएशन लेते हैं, फिर उसको हम एफ के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो समेशन एफ डी डिवाइडेड बाय समेशन एफ। उसी तरह स्टेप डेविएशन के अंदर जो कॉमन एलिमेंट होता है उससे हम जो हमने डी कैलकुलेट किया होता है उसको हम डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे इसका फार्मूला होता है अज्यूम मीन प्लस समेशन एफ डी डैश डिवाइडेड बाय समेशन एफ इंटू सी। तो यहाँ पे न्यूमेरिकल जो है मैंने नहीं किए। अगर आपके पास वहां पे टाइम नहीं है तो ज्यादा फार्मूले लिखने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि सारी चीजें जो है कवर होनी चाहिए। तो आप थोड़े से फार्मूले देके अगले टॉपिक पे भी जा सकते हो। तो जैसे कंटिन्यूस सीरीज है तो वहां पे डायरेक्ट मेथड, पहले हम मिड वैल्यू निकालते हैं, समेशन एफ एम डिवाइडेड बाय समेशन एफ। शॉर्टकट के अंदर जो है ए समेशन ए प्लस, फिर हम क्या करते हैं, पहले हम मिड वैल्यू निकालते हैं, फिर उसमें से अज्यूम वैल्यू लेते हैं, फिर उससे डेविएशन निकालते हैं, फिर उसको एफ के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो समेशन एफ डी अपॉन समेशन एफ। उसी तरह स्टेप डेविएशन के अंदर हम कॉमन एलिमेंट जो है से जो हमने डी निकाला है उसको हम डिवाइड कर देते हैं, तो हमारे पास डी डैश आ जाता है। तो मीन इज इक्वल टू ए अज्यूम वैल्यू प्लस समेशन एफ डी डैश डिवाइडेड बाय समेशन एफ इनटू कॉमन एलिमेंट। उसी तरह जो वेटेड अर्थमेटिक मीन होता है तो W जो है दैट इज द वेट, समेशन W x, पहले हम जो वेरिएबल्स हैं उनको वेट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, उनका टोटल करते हैं, फिर हम टोटल वेट के साथ उसको डिवाइड कर देते हैं। तो हम देखते हैं कि जो अर्थमेटिक मीन है इसके क्या मेरिट्स हैं क्या डिमेरिट्स हैं। देखो ये रीजनली डिफाइंड है, इसकी सिंगल वैल्यू होती है, इसकी सिंगल इंटरप्रिटेशन होती है, और ये बहुत इजी होता है और सिंपल टू कैलकुलेट होता है। इट इज बेस्ड ऑन ऑल द ऑब्जर्वेशन, इसकी फर्दर अलजेब्रिक ट्रीटमेंट हो सकती है, और ये काफी सारे स्टैटिस्टिकल मेयर जो है उनके लिए यूज किया जाता है, जैसे मीन डिविएशन है, स्टैंडर्ड डिविएशन एक्सेट्रा, और ये सैंपल फ्लक्चुएशन से लेस इफेक्टेड होता है। डीमेरिट ये है कि अगर इसमें एक्सट्रीम वैल्यू हो तो इसकी वैल्यू जो है बहुत ज्यादा इफेक्ट हो जाती है, इसको हम ग्राफिकली डिटरमिन नहीं कर सकते, और ये जो है क्वांटिटेटिव डाटा के लिए सुटेबल है, क्वालिटेटिव डाटा के लिए सुटेबल नहीं है, और इसको हम इंस्पेक्शन से भी लोकेट नहीं कर सकते। सेकेंड जो है मैथमेटिकल एवरेज के अंदर ज्योमेट्रिक मीन है, the nth root of the item is known as a geometric mean। तो यहाँ पे क्या है कि हमारे पास जैसे ये वैल्यूज हैं x1 मल्टीप्लाइड बाई x2 इंटू x3 इंटू xn, तो इसको हम nth रूट इसका निकाल लेंगे, या हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं x1 इंटू x2 डैट एक्सटेंड टू xn रेज टू द पावर 1 बाय n। तो ज्योमेट्रिक मीन जो है वहां पे यूजफुल होता है जहां पे हमने एवरेज परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज प्राइसेस प्रोडक्शन सेल और नेशनल इनकम के अंदर निकालनी होती है, और वेरिएबल्स के अंदर जो रिलेटिव चेंजेस होती हैं तो वहां पे हम इसको यूज कर सकते हैं। ये भी रिजिडली डिफाइंड होता है बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन, इसकी भी फर्दर अलजेब्रिक ट्रीटमेंट हो सकती है, और ये अगर स्टैटिस्टिकल मेथड का बेसिस भी होता है। ये भी सैंपल फ्लक्चुएशन के द्वारा लेस इफेक्टेड होता है, बट ये डिफिकल्ट होता है, और अगर इनमें से कोई आइटम जीरो हो जाए तो इसको हम डिटरमिन नहीं कर सकते, तो ये डिफिकल्ट होता है जिसकी वजह से ये ज्यादा पॉपुलर नहीं है। हार्मोनिक मीन जो है दैट इज ऑल्सो मैथमेटिकल मेजर ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी, तो ये आइटम्स का रेसिप्रोकल होता है। तो बेस्ड डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ द अर्थमेटिक एवरेज ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द वैल्यू ऑफ इट्स वेरियस आइटम्स। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू 1 upon x1 plus 1 upon x2 plus 1 by x3 extend to n डिवाइडेड बाय x by n। तो सारी आइटम जो है उसका रेसिप्रोकल, और इसको हम डिवाइड कर देते हैं नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन के साथ। तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि n ऊपर चला जाता है डिवाइडेड बाय 1 अपॉन x1 प्लस x2 प्लस x3 एक्सटेंड टू 1 by x by n। हार्मोनिक मीन जो है इसकी लिमिटेड यूज है, जैसे हमने स्पीड टाइम प्राइस रेशियो की एवरेज निकालनी है तो ये वहां पे यूज होता है। तो इसकी भी जो मेरिट डीमेरिट्स हैं रिजिडली डिफाइंड है बेस्ड ऑन ऑल दी ऑब्जर्वेशन, इसकी भी फर्दर अलजेब्रिक ट्रीटमेंट हो सकती है। तो ये प्रॉब्लम रिलेटिंग टू टाइम एंड रेस के अंदर यूज होता है, बट इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कैलकुलेट। और उसी तरह अगर इसमें से भी कोई आइटम जीरो हो जाती है या पॉजिटिव, या एक सेट के अंदर पॉजिटिव वैल्यू भी है नेगेटिव वैल्यू भी है, तो इसको कैलकुलेट करना डिफिकल्ट हो जाता है। Now we are clear with the mathematical average. Now we will understand the positional average. Positional average जो होते हैं वो सीरीज के अंदर जो है पोजीशन और प्लेस के बेसिस पे डिटरमिन होते हैं।
जैसे जो मैथमेटिकल एवरेजेस होते हैं ये एक्सट्रीम आइटम से इफेक्टेड होते हैं, बट पोजिशनल एवरेज जो होते हैं ये लेस इफेक्टेड होते हैं। मीडियन जो है पोजिशनल एवरेज है, जो कि जो सीरीज है उसको हम अरेंज करते हैं असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर, तो उसकी मिडल वैल्यू होती है। तो ये पूरी सीरीज को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। जो मीडियन होता है कुछ वैल्यू मीडियन से ज्यादा होती है, जो नीचे वाला हिस्सा वो मीडियन से ज्यादा होता है, जो ऊपर वाला हिस्सा होता है वो मीडियन से कम होता है अगर वो असेंडिंग है। और यहाँ पे हम डाटा को अरेंज करते हैं। Median is that value of the variable which divide the group into equal parts, one part comprising all the value greater and the other all value less than the median. तो median जो है middle value होती है, उसके अंदर एक हिस्सा वो वैल्यूज होती है जो मीडियन से ज्यादा होती है और दूसरा हिस्सा वो वैल्यू होती है जो मीडियन से लेस होती है। और इसी तरह इसका जो फार्मूला है, अगर इंडिविजुअल सीरीज है तो वहां पे हम मीडियन जो है साइज ऑफ दी n+1 डिवाइडेड बाय 2th आइटम। तो यहाँ पे जब हम इसको निकालते हैं तो डाटा को हम असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर जो है अरेंज करते हैं, और उसके बाद हम ये फार्मूला निकाल के जो है जो भी आंसर आता है वो हम देख लेते हैं कि उस सीरीज के अंदर कहाँ है, तो वो निकाल लेते हैं। और अगर डिस्क्रीट सीरीज है तो उसमें हम पहले ये फार्मूला लगाते हैं, मीडियन इज इक्वल टू साइज ऑफ n+1 डिवाइडेड बाय 2th आइटम। डाटा जो होता है असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में होता है, तो वहां पे हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। तो ये फिर उसके बाद जो हमने मीडियन इज इक्वल टू साइज प्लस n/1 डिवाइडेड बाय 2th आइटम, तो वहां पे हम देखते हैं कि वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर कहाँ पे लाई करता है, तो उसके अगेंस्ट जो वैल्यू होती है वो मीडियन की वैल्यू होती है। और कंटिन्यूस सीरीज के अंदर पहले हम साइज ऑफ n/2th आइटम निकालते हैं, देखते हैं कि मीडियन जो है किस क्लास में फॉल करता है। फिर उस क्लास का जो लो लिमिट है प्लस n/2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है, जिस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर मीडियन लाई करता है उससे जो है कम वाली वैल्यू लेते हैं और फ्रीक्वेंसी उसी मीडियन क्लास की लेते हैं। और जो मीडियन क्लास जिसमें लाई करती है उसका जो क्लास इंटरवल जैसे मान लो 20 to 30 है, तो इसका डिफरेंस जो है 10 है, 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये भी इजी टू अंडरस्टैंड है, सिंपल टू एक्सप्लेन है, ओपन एंड क्लासेस के अंदर सुटेबल है, तो ये एक्सट्रीम आइटम से इफेक्ट नहीं होता। और इसको हम क्वालिटेटिव डाटा के लिए भी यूज कर सकते हैं, ग्राफिकली भी यूज कर सकते हैं। बट इसका डीमेरिट ये होता है इट इज नॉट बेस्ड ऑन ऑल आइटम्स। तो यहाँ पे हमें पहले डाटा को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर करना पड़ता है, तो इसके रिजल्ट जो होते हैं रिलायबल नहीं होते। इसको हम फर्दर अलजेब्रिक ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। और उसी तरह कंबाइंड मीन जो है, जिस तरह से हम कंबाइंड मीन कैलकुलेट करते हैं, इस तरह से हम जो है नहीं कैलकुलेट कर सकते। अदर पोजिशनल एवरेज जो है क्वार्टाइल है, डिसाइल है, परसेंटाइल है। क्वार्टाइल जो है वो डाटा को 4 इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर देता है जब हम डाटा को अरेंज करते हैं। तो Q1 जो है साइज ऑफ द n+1 डिवाइडेड बाय 4th आइटम, Q3 साइज ऑफ द 3n/1 डिवाइडेड बाय 4th आइटम। डिसाइल जो होता है पूरे डाटा को 10 इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं। तो वहां पे हम जैसे DN निकालते हैं तो वो होता है 9n+1 डिवाइडेड बाय 10th आइटम। उसी तरह परसेंटेज जो होता है वो डिवाइड करता है 100 इक्वल पार्ट्स के अंदर। मोड जो है ये भी एक पोजिशनल एवरेज है कि जब हम सीरीज के अंदर देखते हैं कि ये वैल्यू मैक्सिमम बार अकर करती है तो वो मोड होती है। मोड इज द वैल्यू विच हैज द ग्रेटेस्ट फ्रीक्वेंसी और डेंसिटी इन इट्स इमीडिएट नेबरहुड, के जो वैल्यू ज्यादा बार अकर करती है मोड को हम Z से डिनोट करते हैं। ये भी इजी टू अंडरस्टैंड है, सिंपल टू एक्सप्लेन है, साइंटिफिक एंड कमर्शियल यूज इसकी पॉसिबल है, और ये भी क्वालिटेटिव फिनोमिना स्टडी कर सकते हैं। मोड भी जो है सैंपल फ्लक्चुएशन से इफेक्ट नहीं होता। देखो जब नंबर ऑफ आइटम इज वेरी स्मॉल तो ये ज्यादा रिलायबल नहीं होता, इसका फर्दर स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है। और कई सीरीज के अंदर क्या होता है कि ये इल डिफाइंड होता है, तो इसको हम यूजुअल मेथड से जो है नहीं निकाल सकते। तो जो मोड है इसका इंस्पेक्शन मेथड भी है और इसके अंदर ग्रुपिंग मेथड भी है, जो आप मेरी दूसरी वीडियोस के अंदर जो मोड के साथ रिलेटेड है वहां पे चेक कर सकते हो, क्योंकि थ्योरेटिकल पार्ट के अंदर हमने इतना ही लिखना है। तो इसके साथ ही ऑल दी बेस्ट, और एग्जाम के अंदर आपने इसी पैटर्न